Hello, students, and welcome to Prep IAS. My name is Shubhangi Sharma, and I'm your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for this particular video is going to be non-cooperation movement and Khilafat agitation. So let's begin. स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही पॉपुलर है और हम सब इसके बारे में जानते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक फटाफट क्विक रिकैप ले लेते हैं कि भाई हमने अभी तक फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या पढ़ा है। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है, नेशनलिज्म का उदय। उसके बाद क्या आ रही हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में कल्मिनेशन आता है 1885 में, जब हम देखते हैं आईएनसी बन जाती है। आईएनसी की अगर हम बात करें तो इसकी लीडरशिप को हम 3 ट्रेंड्स में समझ सकते हैं, जिसमें एक बार हमारे पास सबसे पहले पावर में आते हैं मॉडरेट्स के बाद आते हैं हमारे पास पावर में एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट के बाद हमारे पास पावर में आते हैं गांधी। मॉडरेट्स की बात करें तो ये पॉलिटिकल लैंडस्केप को 1885 से 1905 तक डोमिनेट कर रहे हैं। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है स्टूडेंट्स, तब क्या होता है, हम देखते हैं कि एक बार के लिए पावर में आ जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और 1917 तक हम देखते हैं कि भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इन दोनों के हिसाब से ही काम चल रहा होता है। मेजरली जो हम टूल्स यूज करने लगते हैं वो मास स्ट्रगल के होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1917 से अब जो दौर हमारा होने वाला है आईएनसी का, उसको डोमिनेट करेंगे महात्मा गांधी। इस बीच में हमने देखा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक बार झगड़ा होता है और 1907 में इनका स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। लेकिन फिर 1916 में ये वापस से इनका रीयूनियन हो जाता है, जिसको कराने में मदद करते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और लखनऊ सेशन में हम देखते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हो जाता है। सिर्फ रीयूनियन नहीं स्टूडेंट्स, इंस्टेड इसके साथ आप देखेंगे कि हम मुस्लिम लीग के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि जो यंगर नेशनलिस्ट हैं मुस्लिम लीग के, वो अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम भी नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। महात्मा गांधी का स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि पहले कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर अपने पॉलिटिकल टूल्स को डेवलप किया, जिसके अंदर हमारे पास पैसिव रेजिस्टेंस आती है, और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह में जो भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सत्याग्रहीज, वो ट्विन पिलर्स के ऊपर बैठे हैं, और वो ट्विन पिलर्स हैं अपने नॉन वायलेंस और ट्रूथ। और चाहे उनको कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़े, वो नॉन वायलेंस और ट्रूथ का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी इंडिया में यूं तो 1915 में आ जाते हैं, लेकिन 2 साल तक वो इंडिया का कंप्लीट टूर करते हैं और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद 1917 से 1918 तक स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि उनकी 3 अर्ली सक्सेस आती है इन द नेम ऑफ चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इनकी 3 अर्ली सक्सेस आती है। फिर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी 1919 के अंदर राउलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। राउलेट सत्याग्रह राउलेट एक्ट के अगेंस्ट था। राउलेट एक्ट क्या थी कि भाई बिना किसी के ट्रायल के या बिना किसी वारंट के आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो है अरेस्ट कर सकते हो, ओनली ऑन दी थिंक दैट यू हैव अ सस्पिशन कि ये कोई सिडिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये हमारी सिविल लिबर्टीज के ऊपर बहुत बड़ा अटैक था। राउलेट सत्याग्रह होता स्टूडेंट्स उससे पहले ही हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वायलेंट सिचुएशन हो जाती है, और फिर एक बहुत ही हीनियस क्राइम करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज दी जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि निहत्थे लोगों के ऊपर, बच्चे और औरतों के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं जनरल डायर। और इनफैक्ट जो हंटर कमीशन भी आती है इसमें इंक्वायरी करने, वो जनरल डायर का ही साथ देती है, ना कि इंडियन लोगों का। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने देखा था कि भाई क्या चल रहा है, महात्मा गांधी जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। इस बीच में हमारे पास में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी कैरेट और स्टिक पॉलिसी की वजह से आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्या है स्टूडेंट्स, कैरेट थी, और स्टिक क्या है, राउलेट एक्ट थी। तो हमारी सरकार क्या कर रही थी भाई, एक तरफ तो हमारे को लालच दिखा रही है, और दूसरी तरफ जैसे हम उस लालच की तरफ ड्रॉ हुए तो पीछे से एक डंडा मार रही है, और वो था हमारा राउलेट सत्याग्रह।
इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आई थी उसके अंदर हमारी थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, लेकिन अल्टीमेटली सारी पावर गवर्नर और गवर्नर जनरल के ही हाथ में होती थी, उनके पास हर चीज को वीटो करने का राइट था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री ये नहीं हुई। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1920 के अंदर जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक मूवमेंट, एक पहला बड़ा मास स्ट्रगल चलाया जाएगा जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 1885 से लेकर 1919 तक क्या क्या हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के तहत उसका एक क्विक रिकैप ले लिया है। अब हम देखते हैं कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको हमने क्यों चलाया, कैसे चलाया और उसके क्या रिजल्ट्स रहे। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की काफी सारी वजह थी। काफी सारी वजह के अंदर एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है राउलेट एक्ट का। राउलेट एक्ट क्या थी? राउलेट एक्ट के तहत हम देख रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ एक सस्पिशन के बेसिस पे कि भाई ये कुछ सेडिशियस एक्टिविटी कर सकता है, बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, दस सस्पेंडिंग देयर राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये बहुत ही रिप्रेसिव एक्ट थी और लोग परेशान थे, चिड़े हुए थे और चाहते थे कि भाई हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। उसके अलावा हमारे पास जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई, उसमें हम देखते हैं सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारा आइडियल है उसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ इस तरह से इसके प्रोविजंस बनाए कि हम देखते हैं ये एक बहुत ही वियर्ड मेजर हो गया ऑल टुगेदर, जहां पे हमें पावर मिल भी रही है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1914 से 1918 तक क्या चला भाई, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डगमगा गई और हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली हम काफी ज्यादा वीक हो गए। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा के सामान की प्राइसेस बढ़ गई। उसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज जो कि एक बार को बहुत स्पीड में प्रोडक्शन कर रही थी वो नीचे आ गया। उसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सरकार के पास भी पैसा कम हो चुका है, तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लागू कर दिए, लैंड रेवेन्यू की रेट बढ़ा दी और इस वजह से जो नॉर्मल पेजेंट्री है और रोजमर्रा के आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये तो सब हो गई भाई नेगेटिव बातें कि हम किस वजह से इतना परेशान चल रहे हैं, जिसमें हमारा राउलेट एक्ट आ गया। राउलेट एक्ट के अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर आ गया जिससे लोग बहुत खार खाए बैठे हैं एक तरह से। उसके अलावा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे और इकोनॉमिक सिचुएशन भी डगमगाई हुई थी। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे पॉलिटिकल लैंडस्केप में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई थी और वो पॉजिटिव चीजों के अंदर खासकर हमारे को हाईलाइट करना है 1916 का लखनऊ पैक्ट। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के तहत हम देखते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रियूनियन हो गया, एक्सट्रीमिस्ट वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उससे भी जो बड़ा अचीवमेंट होता है वो ये होता है कि मुस्लिम लीग भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिसइल्यूजन हो गई है और वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है और इस वजह से हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी सीमेंट हो रखी है इस टाइम पे और मास स्ट्रगल करने का बहुत ही सही मौका है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे राउलेट एक्ट जो है उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी हमारे को देखने को मिलती है। दोनों ही कम्युनिटीज ने कंधे से कंधा मिलाकर राउलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है लड़ाई करी, इसके खिलाफ आवाज उठाई। मोर ओवर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग हमने देखा था भाई 1906 के अंदर शुरू हुई थी। एग्जैक्ट डेट क्या है? 30 दिसंबर 1906। जब ये शुरू हुई थी स्टूडेंट्स उस टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास जो अलीगढ़ मूवमेंट के रूलर्स हैं, अलीगढ़ मूवमेंट के रूलर्स हो गए जैसे कि अपने पास आगा खान बैठे हैं, उसके अलावा मोशन उल मुल्क बैठे हैं, वकर उल मुल्क बैठे हैं, ये सब ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे जो कि हिंदू से दूर रहना चाहते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा नेक्स्ट डेकेड आ गया है, ये हमारा 15 के बाद का 1915 के बाद के जो साल चल रहे हैं इनके अंदर नई लीडरशिप आ रही है, जैसे कि मौलाना आज़ाद आ रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना आ रहे हैं। ये सब यंग लीडर्स हैं और ये नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये ब्रिटिशर्स को एक कॉमन एनिमी मानते हैं और इस वजह से ये लीग के लिए चाहते हैं कि भाई ये कांग्रेस से क्लोजनेस बनाकर रखे। तो एक तरफ तो हमने अपने दुख ट्रेस कर लिए, दूसरी तरफ हमारे को स्ट्रेंथनिंग कहाँ पर मिल रही है? हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी में मिल रही है। ये जो दोनों ही चीजें थी इनको अगर हम मिक्स करें तो ये मेन फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले ही स्टूडेंट्स आप देखेंगे, इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने एक एजिटेशन शुरू करी थी जिसका नाम है खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत एजिटेशन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण रहा, इसको हम कह सकते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिसको नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिक्स किया गया। बेसिकली खिलाफत इश्यू क्या है, पहले इसका डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि पहले जब हमारे बॉल्कन वॉर्स हुए थे तो बॉल्कन वॉर्स के अंदर जो है काफी हद तक इंडियन मुस्लिम्स ये ताक लगाए बैठे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं टर्की की मदद करेंगे इटली के खिलाफ। हाउएवर स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए ऑलरेडी खार खाए हुए थे। फिर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है उसके बाद में हम देखते हैं टर्की जो कि लूजिंग साइड पर था उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। हम देखते हैं कि उनको कंप्लीटली उनसे उनकी पावर ले ली जाती है, किनकी, टर्किश सुल्तान से उनकी कंप्लीट पावर ले ली जाती है और खलीफा जो है उसको अबॉलिश करने की बात करी जाती है। इस टाइम पर इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाते हैं कि भाई हमारे लिए जो टर्किश सुल्तान हैं, जो खलीफा हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस हेड हैं और हम चाहते हैं कि भाई आप उनकी हमारी तरफ से मदद कीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं मुस्लिम्स की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और यहाँ पर डिमांड क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स की भाई खलीफा है जो हमारे पास में, जो हमारे पास टर्किश सुल्तान है, उनके अंडर आप सेक्रेड प्लेसेस जो है मुस्लिम्स की एटलीस्ट उनका कंट्रोल तो छोड़ो, और उसके अलावा जो खलीफा है उनके पास में इतनी टेरिटरीज तो कम से कम छोड़िए कि भाई वो अपनी पावर को मेंटेन कर पाए। हाउएवर स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स के कान पर एक बात भी नहीं पड़ती है और वो टर्की की बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिटेलिएट करने का डिसीजन ले लेते हैं। ये रिटेलिएशन जो है स्टूडेंट्स, ये 1919 के अंदर आता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक खिलाफत कमिटी बनती है जिसको शुरू करते हैं अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में हमारे पास हैं शौकत अली और दूसरे हैं मोहम्मद अली। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, उनके अलावा हमारे पास है मौलाना आजाद, उसके अलावा हमारे पास है अजमल खान और हमारे पास है हसरत मोहानी। ये सब मिलकर एक खिलाफत कमेटी शुरू करते हैं जो कि टर्की के साथ जो गलत व्यवहार किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके अगेंस्ट एजिटेशन करना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली के अंदर नवंबर 1919 में। और यहाँ पे जो खिलाफत के मेंबर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे एजिटेट करेंगे, हम उनके गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है जो बनी है, इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है किसको, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जब इसके प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत सही मौका है जिसमें मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एजिटेशन को मर्ज कर सकता हूँ। दिस इज द एक्यूरेट मोमेंट बिकॉज देर इज सॉलिडारिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड दिस इज द एब्सोल्युटली राइट टाइम टू स्ट्राइक विथ मास स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वो इसको एक प्लेटफॉर्म समझते हैं जहां पर मासेस को यूनाइट किया जा सकता है और नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत एजिटेशन जो है इनको मर्ज किया जा सकता है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ कांग्रेस जो है इनका भी माइंडसेट बदलने लगता है। इनका माइंडसेट कैसे बदलने लगता है, ये इंक्लाइंड हो जाते हैं कि भाई हम भी खिलाफत एजिटेशन को सपोर्ट करेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं, कांग्रेस इंक्लाइन इसलिए होती है स्टूडेंट्स क्योंकि इनको भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है जिसके तहत हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है इसको सीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के अंदर जो है फेथ टूटता जा रहा है और इस वजह से वो भी एक बड़ा मास स्ट्रगल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी की लीडरशिप के अंडर हम देखते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों हाथ मिलाते हैं, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मर्ज होता है और एक बड़ी मास एजिटेशन की शुरुआत होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे क्या की इवेंट्स रहे जिसमें एक के बाद एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसके प्रोग्राम को एंडोर्स किया गया और फिर आगे जाके मूवमेंट चलाया गया।
बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, 1920 मई के अंदर टर्की के साथ एक ट्रीटी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस। और ये बहुत ही डिमीनिंग ट्रीटी है जिसमें टर्की को कंप्लीटली डिसमेंबर कर दिया जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो चला रहे हैं लोग, वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बड़ी ही जोर शोर से, एक तरह से आग में घी का काम करती है ये। और यहाँ पर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो और यूनाइट होने लगते हैं कि भाई अब तो मुंह तोड़ जवाब देना है ब्रिटिश सरकार को। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अगस्त 1920 के अंदर क्या होता है, खिलाफत कमेटी जो है वो नॉन कोऑपरेशन के लिए एक मूवमेंट, एक कैंपेन शुरू करती है और अपने खिलाफत एजिटेशन को फॉर्मली लॉन्च कर देती है। सितंबर 92 के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन होता है कैलकाटा के अंदर, जहां पे वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसके प्रोग्राम को अप्रूव कर देते हैं, उसको एक थम्स अप दे देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या किया जाएगा इसका डिस्कशन इस कैलकाटा के स्पेशल सेशन के अंदर होता है। यहाँ पे वो टूल्स डिस्कस किए जाते हैं जिनको यूज करके हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो अपना पहला टूल यूज करते हैं वो है बॉयकॉट का। बॉयकॉट में हम क्या बॉयकॉट करने वाले हैं, स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस बॉयकॉट करेंगे, वकील जो हैं वो लॉ के कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, और जस्टिस का जो डिस्पेंशन होने वाला है इंस्टेड वो पंचायत से होगा, जो कि इंडिजिनस है, हमने लोकली खुद बना रखी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पॉपुलर मिनिस्टर्स बॉयकॉट करेंगे। उसके अलावा हम ब्रिटिश मेड कपड़ा बॉयकॉट करेंगे और उसकी जगह हम खादी यूज करेंगे। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी ने हैंड स्पिनिंग के ऊपर भी फोकस किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो हमारे पास में बड़े दिग्गज बैठे हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑनर्स और टाइटल्स दिए हैं, वो उनको रिनाउंस करेंगे। तो हमारा पहला फेज जो नॉन कोऑपरेशन का होने वाला है, उसका मेजर टूल क्या है, इसका मेजर टूल है बॉयकॉट। और किन किन चीजों को बॉयकॉट करना है इसका डिस्कशन हमने कर लिया। अगर इससे बात नहीं बनती है तो हम नॉन कोऑपरेशन का सेकंड फेज चलाते, जिसका डिस्कशन भी स्पेशल सेशन में हो गया था। और इस सेकंड फेज के अंदर हम करते मास सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें हम जान के लॉ को तोड़ते, लेकिन ये मास सिविल डिसोबीडियंस कंप्लीटली नॉन वायलेंट होता। यहाँ पर इस मास सिविल डिसोबीडियंस के तहत हम फिर क्या करते, हम गवर्नमेंट सर्विसेज से रिजाइन कर देते और पेमेंट देने से, टैक्सेस की जो पेमेंट है वो देने से मना कर देते। यानी वी वर रेडी टू deliberately break the law and face the कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, जेल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एंड फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। हाउएवर वन हैड टू बी कंप्लीटली नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंस के ऊपर जो फोकस है स्टूडेंट्स, वो महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा था। उन्होंने बोला हम ये जो भी कर रहे हैं इसके अंदर नॉन वायलेंस का आपको जरूर याद रखना है, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो कैलकाटा का जो ये स्पेशल सेशन हुआ स्टूडेंट्स, इसके तहत हम देखते हैं कि हमने ये पार्ट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट फेज के अंदर बॉयकॉट करना है और सेकेंड फेज के अंदर हमें सिविल डिसोबीडियंस करनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, हमारे पास में दिसंबर 1920 के अंदर आईएनसी का एक बड़ा सेशन होता है नागपुर के अंदर, इसलिए हमारा नागपुर सेशन है। यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम, जिसका डिस्कशन अभी हमने किया, उसको एंडोर्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नागपुर सेशन जो है इसको थोड़ा डिटेल में याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिनको अडॉप्ट किया था आईएनसी ने इस टाइम पे, और ये अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। प्रोग्राम को, नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को एंडोर्स करने के अलावा स्टूडेंट्स, जो हम एक मेजर चीज यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि हमने कांग्रेस का जो गोल है उसको अब चेंज कर दिया है। गोल इन द सेंस जो टूल्स हैं उनको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। बेसिकली अभी तक कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। गोल तो हमारा सेम ही रहेगा, गोल हमारा है स्वराज, ठीक है, हमें सेल्फ रूल चाहिए। इस सेल्फ रूल के लिए अभी तक जो टूल यूज हो रहा है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल।
हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि दिसंबर 1920 के नागपुर के हिस्टोरिक सेशन के अंदर गोल तो हमारा सेम है, लेकिन टूल जो है वो अब की बार बदल गया है। अब की बार जो हमने प्रण लिया है वो ये है कि स्वराज तो हम लेकर रहेंगे, और इसके लिए अब की बार हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से डिपार्ट कर रहे हैं। पिटिशंस, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों से हट के हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल करने वाले हैं। और ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक बहुत मेजर चेंज है। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि ये हमने कब अडॉप्ट किया है, 1920 के नागपुर सेशन में। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स बैठे हैं जो इस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास कई लीडर्स हैं, सच एज एनी बेसेंट, देन वी हैव जिन्ना। ये सब लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को या इस पर्टिकुलर अडॉप्शन को छोड़कर चले जाते हैं और कांग्रेस का पार्ट होने से मना कर देते हैं। इनमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पर्टिकुलर लीडर हैं जो कि हमारे बहुत ही पॉपुलर मॉडरेट लीडर रहे हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो हैं ये कांग्रेस छोड़ देते हैं और उसकी जगह इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना लेते हैं, और इसके बाद में नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही माइनर रोल प्ले करते हैं। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्यों बहुत सारे लीडर्स छोड़कर जा रहे हैं और अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल विच इंक्लूड्स अ मास मूवमेंट, एंड एज अ रिजल्ट दे आर लीविंग कांग्रेस ऑल टुगेदर। तो ये वाला पॉइंट और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, इसको हमें याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नागपुर के सेशन के अंदर हमने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई, जिसके अंदर हमने 5 की मेंबर्स को रखा जो अब कांग्रेस और उसके कार्यकारिणी को अब से संभालेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोविंशियल लेवल पर जो है हमने प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बनाई, और इनको हमने लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया था। तो जिस एरिया के अंदर जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पर हमने प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन किया, जिससे से ज्यादा लोकल लैंग्वेज के अंदर कांग्रेस के एजेंडा का प्रचार प्रसार हो सके। दिसंबर का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट्स, इसके बाद में फॉर्मली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनाउंस हो गया, और बड़ी ही जोरों शोरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाइल्ड फायर की तरह पूरे देश के अंदर स्प्रेड हो जाता है। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, इनका वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्प्रेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट कर रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के साथ तो खेल नहीं सकते। तो नेचुरली हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल लाइंस के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी और उनके अंदर नेशनल करिकुलम के तहत बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास इस मूवमेंट के तहत बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनकर आते हैं under the leadership of Acharya Narayan Dev. Then we have C.R. Das, we have Lala Lajpat Rai, we have Zakir Hussain, and we have Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस जो हैं स्टूडेंट्स वो बतौर नेशनल कॉलेज कैलकाटा के प्रिंसिपल की तरह काम करना शुरू करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं जामिया मिलिया अलीगढ़ के अंदर स्प्रिंग अप होती है। उसके अलावा काशी विद्यापीठ बनता है, गुजरात विद्यापीठ बनता है और बिहार विद्यापीठ बनता है। ये सब इंस्टीट्यूशंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने कैलकाटा सेशन के अंदर देखा था कि एनसीएम का प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम के तहत हमें स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट करना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, मूवमेंट चल रहा है, नहीं। बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से हम देखते हैं कि हम नेशनल इंस्टीट्यूशंस लेकर आ रहे हैं, और जो इसमें लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं उनके नाम और उनसे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हमने यहाँ पर पढ़ लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस मूवमेंट के तहत हमने पेजेंट्स के जो दुख हैं उन कॉजेस को भी उठाने की कोशिश करी, और पेजेंट्स के साथ मिलकर और वर्किंग क्लास के साथ मिलकर हमने स्ट्राइक्स और मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया।
इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक नो टैक्स मूवमेंट चलता है अगेंस्ट द यूनियन बोर्ड टैक्सेस, कहां पर मिदनापुर बंगाल के अंदर, और उसके अलावा एक सिमिलर टाइप का नो टैक्स मूवमेंट चलता है गुंटूर आंध्र प्रदेश के रीजन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नेशनल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, नेशनल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत हम क्या कर रहे हैं, मासेस को एजुकेट कर रहे हैं। मासेस को किस चीज की एजुकेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन दे रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं भाई, रिलीफ वर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रिलीफ वर्क ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हम रूरल एरियाज में मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ सैनिटेशन ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके अलावा हम जो है बच्चों के लिए नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस ये सब सेटअप कर रहे हैं। तो इन सब के लिए भाई पैसा भी तो चाहिए, वी नीड मनी। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम तिलक स्वराज फंड जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ब्यूटी देखिए आप नेशनल मूवमेंट की, आपके पास में तिलक स्वराज फंड के अंदर बहुत सारी औरतें अपने घरों से गोल्ड निकाल कर लाती हैं और सीधे सीधे इस तिलक स्वराज फंड में दे देती हैं। तो आप समझिए उस टाइम का क्या माइंडसेट, क्या ऑरा रहा होगा ऑल टुगेदर, कि लोगों ने देश के हित के लिए अपना पर्सनल फाइनेंस तक आगे रख दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि असम की तरफ मूवमेंट स्प्रेड होता है और यहाँ पर टी प्लांटेशंस के अंदर हम स्ट्राइक्स देखते हैं। उसके अलावा असम और बंगाल के अंदर रेलवे में भी स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज होती हैं और यहाँ पर जो की लीडरशिप आती है वो आती है बाय JM सेन गुप्ता। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, इन्होंने क्या हेल्प किया है, रेलवेज के अंदर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे नवंबर 1921 जो है, इस टाइम पर हमारे पास वेल्स के जो प्रिंस है वो इंडिया आते हैं और इंडियंस जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत डिसाइड करते हैं कि भाई इनके सामने डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे, स्ट्राइक्स करी जाएंगी। जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया की तरफ लैंड कर रहे होते हैं तो इनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं और इंडियंस जो है अपनी रिजेंटमेंट दिखाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोकल स्ट्रगल्स चल रहे हैं जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर आप ये मान लो कि इसकी आड़ में लोग जो हैं अपने हित के लिए भी काम करने लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था। ये जो लोकल स्ट्रगल्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे हमारे काफ़ी सारे पेजेंट मूवमेंट्स थे जिनको नॉन कोऑपरेशन के साथ रोप इन कर लिया गया, जैसे कि अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास मप्पिला रिवोल्ट है और इसके अलावा हमारे पास सिख एजिटेशन है, जो कि हमारे जो गुरुद्वाराज हैं उनके अंदर जो करप्ट महंत बैठे थे, उदासी महंत, उनको हटाने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स चला रहे थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो इतने सारे नाम दिए हुए हैं ये बेसिकली अपने पेजेंट मूवमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप अभी बस इतना समझ लें कि ये मूवमेंट्स भी नॉन कोऑपरेशन के साथ मर्ज होकर चल रहे हैं और इनका डिस्कशन जब हम अलग से पेजेंट सिविल ट्राइबल रिबेलियंस करेंगे उसमें ठीक से कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मूवमेंट का स्प्रेड तो हमने देख लिया। मूवमेंट के स्प्रेड में हम देख रहे हैं भाई वर्किंग क्लास जो है जम के उनके साथ स्ट्राइक करी जा रही है, पेजेंट्स के जो दुख चल रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसके अलावा हमने नेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसकी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस बन रहे हैं। तो ये हमने स्प्रेड देख लिया। स्प्रेड के अलावा क्विकली ये भी देख लेते हैं कि कौन से वर्ग के लोग हैं जिन्होंने आके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉन कोऑपरेशन के पार्टिसिपेशन की बात करें तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हो गए, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब जो लोग हो गए, ये स्टार्टिंग में तो बड़े जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आगे जाके ये गांधी की फिलॉसफी से थोड़ा सा डिसइल्यूजन हो जाते हैं और इनकी पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो जाती है। बिजनेस क्लास जो है हम एक तरफ कह रहे हैं भाई ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो, इसीलिए हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो बिजनेस क्लास के लिए काफी सूटेबल है और इसलिए ये जोरों शोरों से अगेन NCM जो है इसको सपोर्ट कर रही है। पेजेंट्स के कॉज तो हम ऑलरेडी उठा रहे हैं, इसलिए पेजेंट और वर्किंग क्लास पॉपुलर सपोर्ट अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दे रही है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स की बात करें हम लोग, तो स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी क्या है, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए हैं। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन के तहत इनके लिए भाई नेशनल लाइन पे स्कूल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो इनका भी हमें मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, विमेन जो हैं वो भी महात्मा गांधी के कहने पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना योगदान देती हैं। डायरेक्टली ये स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, पर इनडायरेक्टली तिलक स्वराज फंड की अगर हम बात करें तो उसमें औरतों ने आगे आके बिना झिझक के अपने घर में से उठा के अपनी ज्वेलरी तक दी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन के तहत आप देखेंगे हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलता है, और ये बहुत ही सराहनीय बात है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब ये सब चीजें होने लगती है, मूवमेंट वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करने लगता है, तो गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन करना शुरू करती है। गवर्नमेंट कैसे रिप्रेशन करती है? वो कांग्रेस और खिलाफत एजिटेशन के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है, सिर्फ गांधी को बाहर छोड़ देती है। सो ऑल मेजर लीडर्स एक्सेप्ट गांधी आर अरेस्टेड। अब क्या होता है, सब तो हो गए अंदर और अब सबकी आंखें एक ही जने पे टिकी हुई है कि गांधी जी जो बोलेंगे वही करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और कांग्रेस जो है इनको कहने लगती है कि भाई सेकंड फेज शुरू करो। फर्स्ट फेज क्या था अपना, फर्स्ट फेज में बॉयकॉट करना था, वो तो पूरा हो गया। इसके अलावा सेकंड फेज के टाइम पे सारे लीडर्स तो अरेस्ट हो गए, सिर्फ गांधी बाहर हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, सेकंड फेज के तहत हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे गांधी के ऊपर कांग्रेस लीडरशिप जो है आस लगाए बैठी है कि फटाफट सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करो, अब की बार रुकना नहीं है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 1921 के अंदर हमारे पास कांग्रेस का एक सेशन होता है अहमदाबाद में, और यहाँ पे गांधी के हाथ में कंप्लीट अथॉरिटी दे दी जाती है कि अब आप देखो एनसीएम को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, 1 फरवरी 1922 को गांधी जो है ब्रिटिश सरकार को थ्रेटन करते हैं और ये कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च कर देंगे अगर आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिनको यहाँ पर मैंने आपको बताया अरेस्ट कर लिया है, उनको नहीं छोड़ा, और उसके अलावा प्रेस के ऊपर कंट्रोल्स लगा दिए थे सरकार ने रिप्रेशन के तहत, उनको भी रिमूव करने की डिमांड करी गांधी ने। यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो थ्रेटनिंग इन्होंने दी थी ये बारदोली गुजरात से दी थी, और यहाँ पर इनकी जो दो डिमांड्स थी वो ये थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो और उसके अलावा प्रेस कंट्रोल्स को कंप्लीटली हटा दो। हाउएवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सरकार ये बात नहीं मानते हैं। गांधी के भी माइंड में आता है कि ठीक है भाई, अब तो सिविल डिसोबीडियंस करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है जो गांधी को बहुत ज्यादा शॉक कर देता है, और इसी वजह से गांधी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एब्रप्टली खत्म कर देते हैं। इस इंसिडेंट को फेमसली कहा जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा स्टूडेंट्स एक छोटा सा टाउन था जिसको इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया के मैप के ऊपर डाल दिया गया। ये आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उत्तर प्रदेश हो गया, उस एरिया के अंदर पड़ता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, चौरी चौरा में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास में एक क्राउड है जो कि नॉन कोऑपरेशन के तहत चौरी चौरा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है। ये जो क्राउड प्रोटेस्ट कर रही थी, ये प्रोटेस्ट कर रही थी कि भाई आप जो है इंटॉक्सिकेंट्स, खास करके लिकर जो है उसके ऊपर बैन लगाओ, और इसके लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी चौरी चौरा की क्राउड। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस थी वो वायलेंट हो जाती है और इन लोगों के साथ मारापीटी करने लग जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास में यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एजिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर 22 पुलिसमैन बैठे थे, वहां जाते हैं, उसका गेट बंद करते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन के ऊपर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मर जाते हैं। ये वायलेंस का इंसिडेंट जब महात्मा गांधी के सामने आता है तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि भाई मैं कोई मूवमेंट तभी चलाऊंगा जब तुम नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे स्टिक करोगे। हाउएवर स्टूडेंट्स, चौरी चौरा का इंसिडेंट जो है वो उनको बहुत ज्यादा शॉक कर देता है, और वो एब्रप्टली 5 फरवरी 1922 को जो है जो हमारा इंसिडेंट होता है इसको सुनते ही बोल देते हैं कि भाई मैं मूवमेंट विड्रॉ करने वाला हूँ।
इसी के तहत फटाफट वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग करते हैं बारदोली में और कहते हैं कि सारी एक्टिविटी बंद कर दो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया और अब जो है हम लॉ नहीं तोड़ेंगे और कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ ध्यान देंगे। अभी तक हमारी जो मासेस हैं वो तैयार ही नहीं है मास स्ट्रगल करने के लिए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एब्रप्टली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद खत्म हो जाता है। ये चीज कांग्रेस के लीडर्स को और मुस्लिम लीग के लीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप देखेंगे महात्मा गांधी अपनी जिद की वजह से काफी सारे एनिमीज भी बना लेते हैं और हम देखते हैं इनका जो नॉन वायलेंस का रिलायंस था, इस वजह से बहुत सारे लोग जो खुल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर लीडरशिप दे रहे हैं वो इसके बाद में महात्मा गांधी से दूर हो जाएंगे। इसी के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आएगा हमारा सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। यहाँ पे इन रेवोल्यूशनरीज ने महात्मा गांधी की मदद करी है, लेकिन वो बोलते हैं अरे इतने से इंसिडेंट से आपने इतना जोर पकड़ा हुआ मूवमेंट खत्म कर दिया। इस बात से वो बहुत नाराज होते हैं और महात्मा गांधी से बहुत लोग दूर हो जाते हैं, इनकी कार्यकारिणी से डिसइल्यूजन हो जाते हैं। जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करने का नोटिस आ जाता है, हम देखते हैं फटाफट सरकार एक्टिव होती है और मार्च 1922 में महात्मा गांधी को अरेस्ट करके 6 साल के लिए जेल भेज देती है। इसी बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारी खिलाफत एजिटेशन है, खिलाफत एजिटेशन जो है ये भी अपने आप धीरे धीरे डाई आउट हो जाती है। सो खिलाफत एजिटेशन also dies out meanwhile। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम देखते हैं कि टर्की के अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से खिलाफत एजिटेशन का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। सो बेसिकली 1922 के अंदर हम देखते हैं टर्की के जो लोग हैं वो राइज होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमल पाशा और सुल्तान जो है उसको उसकी पॉलिटिकल पावर से हटा देते हैं, यानी कि एक तरह से मोनार्की जो है उसको खत्म कर देते हैं टर्की के लोग। इसी की वजह से 1924 के अंदर कैलिफेट अबॉलिश हो जाता है और यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है। तो यहाँ पर जब ऐसा हो जाता है तो खिलाफत एजिटेशन करने का फायदा क्या है? जब खलीफा ही नहीं रहा, जब सुल्तान ही नहीं रहे, तो हम किस बात के लिए लड़ाई करेंगे? तो खिलाफत एजिटेशन भी खत्म और उसके अलावा नॉन कोऑपरेशन भी चौरी चौरा की वजह से खत्म। इन दी एंड स्टूडेंट्स महात्मा गांधी ने इस अब्रप्ट एंड की वजह से बहुत सारे एनिमीज बना लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है। एक क्विक रिकैप के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1919 के अंदर हमारे पास में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई और उसके अलावा जो राउलेट एक्ट आई, ये दोनों की दोनों ही जो है क्राउड को, इंडिया की जनता को परेशान करके रखती हैं और इस वजह से सब एक मास मूवमेंट के लिए बैठे हैं। इसी बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि खिलाफत एजिटेशन शुरू होती है क्योंकि टर्की के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरा बर्ताव होता है और ब्रिटिशर्स जो हैं इनकी मदद नहीं करते और इस वजह से इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो खिलाफत कमेटी बनाते हैं अंडर अली ब्रदर्स और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं महात्मा गांधी, जो समझते हैं कि भाई ये तो बहुत सही मौका है चौका मारने का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चल रही है, तो क्यों ना इसको हम अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर लें और इसके तहत एक बड़ी मास एजिटेशन करें। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स पहले हमारा कैलकाटा सेशन होता है जिसमें प्रोग्राम को डिसाइड किया जाता है और दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन के तहत हम क्या करते हैं, अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। नागपुर सेशन के अंदर जो हमारा टूल चेंज हो रहा है आईएनसी का, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इसके तहत सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो हैं वो आईएनसी छोड़ के अपनी खुद की नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। जब मूवमेंट चलता है स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे पेजेंट और वर्किंग क्लास मूवमेंट्स जो हैं उनको रोप इन किया जाता है और उसके अलावा नेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज जिसमें बॉयकॉट चल रहा होता है जोरों शोरों से, सरकार आगे आती है और सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है एक्सेप्ट गांधी। इसकी वजह से गांधी के ऊपर प्रेशर बनता है कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सेकेंड फेज जो है एनसीएम का उसको शुरू करो। लेकिन उसी बीच में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है 1922 में, जहां पर इस एरिया के अंदर वायलेंस होती है और महात्मा गांधी एब्रप्टली इसको खत्म कर देते हैं। मीनवाइल हमारी खिलाफत एजिटेशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कैलिफेट जो है टर्की में वो 1924 में अबॉलिश हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गांधी का जो पहला मास मूवमेंट है वो खत्म होता है और हमें कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब नॉन कोऑपरेशन तो खत्म हो गया, महात्मा गांधी जेल के अंदर हैं, तो अब क्या चल रहा है। बेसिकली 1922 में हमने देखा गांधी इज सेंटेंस्ड टू 6 years ऑफ प्रिजन। ठीक है, ये तो बैठे हैं अब जेल में। अब क्या हो रहा है, अब 1923 में आने वाले हैं क्या, काउंसिल इलेक्शंस आने वाले हैं। और ये काउंसिल इलेक्शंस किसके होंगे, ये काउंसिल इलेक्शंस अपने होने वाले हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल के। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों हैं अपने पास में, इन दोनों के अंदर होने वाले हैं इलेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस जो है उसकी लीडरशिप हो जाती है डिवाइड। कैसे डिवाइड होती है, हम देखते हैं दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि भाई काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, दूसरा कहता है काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं कि भाई काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनका नाम होता है स्वराजिस्ट, उनको हम कहने लगते हैं स्वराजिस्ट। और जो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं उन्हें हम कहने लगते हैं नो चेंजर्स। ठीक है, प्रो काउंसिल नो काउंसिल। हियर स्टूडेंट्स, अब जो हमें समझने की बात है वो ये है कि भाई कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में जाना चाहिए, और जो नो चेंजर्स हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एंट्री एडवोकेट कर रहे हैं वो तो हो गए स्वराजिस्ट। और उसके अलावा जो हमारे पास नो चेंजर्स बैठे हैं स्टूडेंट्स, इसमें अपने पास लीडर्स हैं लाइक सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी, ये सब बन जाते हैं नो चेंजर्स। जो प्रो चेंजर्स हैं, जो स्वराजिस्ट्स हैं, ये कौन है अपने पास, इनमें अपने पास लीडर्स हैं लाइक सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये अपने पास बैठे हैं कि काउंसिल एंट्री करते हैं। अब नो चेंजर्स जो हैं वो काउंसिल एंट्री को अपोज इसलिए कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर काम करो, बॉयकॉट को कंटिन्यू करो, नॉन कोऑपरेशन को कंटिन्यू करो, और कुछ समय के अंदर सिविल डिसोबीडियंस की शांति से हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जो स्वराजिस्ट हैं वो चाहते हैं कि नहीं, 1923 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। तो इनके बीच में आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं, और इस वजह से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसको हम सिंपली स्वराजिस्ट पार्टी भी बोलते हैं। और ये कब बनती है, 1923 में। सी आर दास इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बन जाते हैं, और ये कहते हैं कि भाई हम तो काउंसिल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। स्वराजिस्ट जो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमें क्यों काउंसिल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, वो ये है, नंबर वन, दे आर सेइंग कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बॉयकॉट जो है उसको बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेड हम ये कह रहे हैं कि भाई काउंसिल्स के अंदर भी हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर हम काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो सरकार वो लोग जो उनके लिए पपेट की तरह काम करे उनको काउंसिल्स में एंट्री दे देंगे, और इसकी वजह से ऐसी एक्ट्स पास होने लगेंगी या ऐसे रेजोल्यूशंस आएंगे जो प्रोबेबली हमारे हित में ना हो। तो यहाँ पर दे आर नॉट अगेंस्ट अ मास स्ट्रगल, दे आर नॉट अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन, बॉयकॉट, और फॉर दैट मैटर civil disobedience movement. They are just saying that if we oppose council entry, maybe the British government makes those people come into power of authority who will merely act as puppets, and then the British government can do whatever they like.
हाउएवर स्टूडेंट्स, नो चेंजर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री वर्क को छोड़ो, इसकी वजह से हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, मासेस को एजुकेट नहीं कर पाएंगे और लोगों को सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। तो ये इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों के इन डिफरिंग ओपिनियंस के बावजूद इनका एक कॉमन ग्राउंड है, और वो कॉमन ग्राउंड ये है कि पहली बात तो सबको ये बात याद है अभी तक कि जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में टूटे थे तो उसका हमें कितना भारी नुकसान भुगतना पड़ा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं दो बातों के ऊपर अग्री कर रहे हैं, दोनों के दोनों, कौन, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। ये दोनों जानते हैं कि हमें यूनाइटेड फ्रंट चाहिए मास मूवमेंट बनाने के लिए, और उसके अलावा गवर्नमेंट अगर कोई रिफॉर्म्स लाएगी तो मास मूवमेंट के तहत ही ला पाएगी। काउंसिल के अंदर जो पॉपुलर मिनिस्टर्स बैठे हैं वो कोई मेजर चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से हम कोई मेजर चेंज ला नहीं सकते। इसके अलावा हम जानते हैं कि गांधी की लीडरशिप जो है नेशनल फ्रंट पे बड़ा मूवमेंट चलाने के लिए बहुत जरूरी है, और गांधी इस टाइम पर खुद भी काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पे इनको ये फियर था कि वो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला खंडन दोबारा ना हो जाए, इस वजह से ये आपस में नहीं लड़ते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ आते हैं, जहां पर दिल्ली में एक मीटिंग होती है 1923 की, और ये डिसाइड किया जाता है कि स्वराज्य पार्टी 1923 के इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा इलेक्शन होता है। जब हमारा इलेक्शन होता है तो स्वराज पार्टी जो है ये बहुत भारी तादाद से जीतती है और 141 इलेक्टेड सीट्स में से 42 सीट्स को कैप्चर कर लेती है क्लियर मेजॉरिटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, सॉरी, 42 सीट्स कर लेती है, जीत लेती है 141 सीट्स के अंदर से, और उसके अलावा सेंट्रल प्रोविंसेस की जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, उसमें क्लियर मेजॉरिटी से जीत जाती है। नेशनल लेवल पर कोalition कर लेते हैं और हमारी सरकार बन जाती है। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस बीच में गांधी का जो एटीट्यूड है इसको भी हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जो हैं इनिशियली काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे। जब महात्मा गांधी काउंसिल एंट्री अपोज कर रहे हैं और नो चेंजर्स भी नहीं चाहते कि काउंसिल इलेक्शंस में जो है आईएनसी पार्टिसिपेट करे, तो इस टाइम ब्रिटिश सरकार जो है वो एक नई तकनीक लगाती है कि यार इनके बीच में लड़ाई करवानी है कैसे भी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे महात्मा गांधी को फरवरी 1924 में रिलीज कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ रीजंस, कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको 2 ही साल के अंदर जेल से रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ब्रिटिश सरकार क्या है, पॉपकॉर्न लेकर बैठी हुई है कि अब ये बाहर निकले, नो चेंजर्स के साथ मिलके ये स्वराज्य से लड़ाई करेंगे और इनके बीच में इंटरनल स्प्लिट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जो है बहुत ही सटीक अप्रोच रखते हैं। ही इज वेरी वेल अवेयर कि सरकार हमारे बीच में जो है ये ब्रेक लाना चाह रही है, इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ज्यादा विजडम के साथ वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं इस बात पे स्वराज्य से लड़ने लग जाऊं तो हो सकता है कि आपस में कोई विभाजन हो जाए, इस वजह से वो स्वराज्य के साथ रिकनसाइल करते हैं और वो ये समझते हैं कि इनसे अगर लड़ाई करी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी भी जो है अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं और काउंसिल एंट्री को अपोज करना बंद कर देते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी 1923 के काउंसिल इलेक्शंस का रिजल्ट देख चुके हैं, और इसमें हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी जो है कोalition से अपनी सरकार बना लेती है। अब स्वराज पार्टी जो कि काउंसिल्स के अंदर एंटर कर चुकी है, पॉपुलर मिनिस्टर्स के बतौर सर्व कर रही है, ये देखते हैं कि इन्होंने अपने टेन्योर के अंदर ऐसा क्या क्या किया जिसको अचीवमेंट्स के तहत कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अपने कोalition पार्टनर्स के साथ में ये गवर्नमेंट को बहुत सारे ओकेजन्स पर आउट वोट कर रहे थे। हमने देखा था हमारे पास काफी सारी चीजों के ऊपर वोट करने का राइट था। बजट की भी अगर हम बात करें तो पूरा नहीं तो 25% के ऊपर तो हम वोट कर ही सकते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स रहे जहाँ पे हमने सरकार को आउट वोट किया है, स्पेशली ऑन मैटर्स ऑफ बजटरी ग्रांट्स एंड ऑन पासिंग एडजर्नमेंट मोशंस।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे काउंसिल के अंदर मिनिस्टर्स बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही पावरफुल स्पीचेस दी, जिनके तहत सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया कि भारतीयों की ये सब डिमांड्स हैं और हम चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार हमें ये सारी चीजें दे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानों पे तो पड़े, इस वजह से इन मीटिंग्स के अंदर जोर जोर से इन बातों के लिए बात करी जा रही थी। एक बड़ी अचीवमेंट स्टूडेंट्स जो हमारी होती है वो ये है कि हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है विट्ठल भाई पटेल को उसके स्पीकर की तरह इलेक्ट करवा देते हैं इन 1925। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1928 के अंदर जो है सरकार एक बिल पास करती है जिसका नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल। इसका डिस्कशन आगे के चैप्टर्स के अंदर आपको और आसान लगने लगेगा। अभी के लिए मैं आपको बस इतना बताती हूँ कि 1920s के अंदर हम देखते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है वो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एंटर कर लेती है और इसके तहत बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनती है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम देखते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को एंटर कर जाती है। अब ब्रिटिशर्स जो कि फार राइट हैं, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के अंदर बिलीव करते हैं, ये बहुत घबरा जाते हैं कि भाई ये लेफ्ट आइडियोलॉजी इंडिया में एंटर ना करे। लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो सबसे बड़े अपन एक तरह से टॉर्च बेरर कह सकते हैं वो है सोवियत यूनियन, और हम देखते हैं सोवियत यूनियन इंडिया में लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए टाइम एंड अगेन लीडर्स भेज रहा था। तो इस वजह से सरकार इस आइडियोलॉजी के स्प्रेड पर रोक लगाने के लिए ये बिल पास करने की कोशिश करती है, जिसमें कि कोई भी फॉरेनर्स जो इंडिया में आके लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा सके। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्वराजिस्ट जो हैं काउंसिल्स के अंदर बैठे हैं और वो पब्लिक सेफ्टी बिल जो है इसको डिफीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ये इनकी एक बड़ी जीत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स देख लिए, अचीवमेंट्स के अलावा कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक में जो हमारे पास एक मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि हम लोग बंगाल के अंदर एक पेजेंट मूवमेंट चल रहा था और उसको स्वराजिस्ट सपोर्ट नहीं करते, और इस वजह से ये जो मूवमेंट चल रहा था जिसको मुस्लिम मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं जो कि काउंसिल में बैठे हैं, ये प्रो पेजेंट अप्रोच के साथ हैं। इस वजह से हमारे जो स्वराजिस्ट हो गए और अलग से जो मुस्लिम मेंबर्स हो गए, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं। इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से आपस में ये कम्युनल लाइंस के ऊपर जो है असेंबलीज के अंदर डिबेट करने लगते हैं, और इस टाइम पे महात्मा गांधी कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंसिल्स के अंदर जाओगे तो कम्युनल लाइंस के ऊपर लड़ाई करने लग जाओगे, हर कम्युनिटी को लगेगा कि मुझे सरकार से कुछ ज्यादा एडवांसमेंट मिल जाए, कुछ ज्यादा फायदा मिल जाए, और ये चीज हमें रियलिटी में तब्दील होती हुई दिखती है, जहां पे काफी सारे मुस्लिम मेंबर्स का सपोर्ट काउंसिल एंट्री की वजह से चला जाता है। मीनवाइल स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नो चेंजर्स क्या कर रहे हैं। नो चेंजर्स जो कि काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे वो बोलते हैं तुम जो कर रहे हो करो, हम तो कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ ध्यान देंगे और मासेस के डिफरेंट सेक्शंस को यूनाइट करेंगे, जिससे फिर से एक बड़ा मास स्ट्रगल कर सकें जो एक्चुअली में कोई चेंज लाने में हेल्प करेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये जो नो चेंजर्स हमारे पास बैठे हैं ये बहुत सारे आश्रम सेटअप करते हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे यंग मेन और वुमेन कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर अपना हाथ बटाते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स और लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम होता है, और उसके अलावा चरखा और खादी यानी कि हमारे जो इंडियन मेड गुड्स हैं इनकी तरफ हमारा फोकस होता है। हाउएवर स्टूडेंट्स मैं आपको खादी का एक ड्रॉबैक बताती हूँ। खादी जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी और फॉरेन क्लॉथ के कंपैरिजन में इसको प्रमोट करने में बहुत पैसा जाता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव वर्क के तहत हम क्या कर रहे हैं, नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस को सेटअप कर रहे हैं, जहां पर बच्चों को एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी पढ़ाई जा सके, उन्हें समझाया जा सके कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत जो नो चेंजर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर कास्ट जो अनटचेबल्स हो गए उनके अंदर सॉलिडारिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ईवल सिस्टम को ऑल टुगेदर सोशल रिफॉर्म के तहत हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा हमने फॉरेन क्लॉथ और लिकर को तो हटाया ही है, बॉयकॉट किया है इसे। इसकी जगह फोकस है हमारा चरखा और खादी पे। और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत हम कहीं पे अगर कोई फेमीन या फ्लड आ गया तो वहां पे रिलीफ वर्क का काम कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव काम चल रहा है नो चेंजेस के तहत। जबकि हम देखते हैं स्वराजिस्ट जो हैं उनके कुछ फायदे भी हुए लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान के तहत हम देखते हैं स्टूडेंट्स की काउंसिल के अंदर जो हमारे पास मेंबर्स बैठे हैं इंडिया के, ये आपस में कम्युनल लाइंस पे डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनल फाइट्स होती हैं और ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म होने लगती है। कहाँ पर? हम देखते हैं काउंसिल्स के अंदर। और इस वजह से जो है हिंदू मुस्लिम वाला रिफ्ट आने लगता है और गांधी फटाफट लोगों को कहने लगते हैं कि भाई काउंसिल एंट्री को अपोज करो। इतना जो हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम टूटे नहीं, आपस में मास मूवमेंट बने, ये सब इसके ऊपर पानी फिर जाएगा अगर आप काउंसिल्स के अंदर ही लड़ाई करने लग गए तो। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो एक डिससेटिस्फैक्शन होता है और काउंसिल्स के अंदर हम देखते हैं कम्युनल लाइंस पे लीडर्स आपस में लड़ने लगते हैं। इसकी वजह से 1926 के अंदर दोबारा जब प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या रिजल्ट है स्टूडेंट्स? आप देखेंगे 1926 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें स्वराजिस्ट जो कि पहले कोalition के द्वारा गवर्नमेंट बना पाए थे, अब की बार ये नेशनल कोalition नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको बहुत सारे लीडर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, खास करके मुस्लिम मेंबर्स का, जिनकी इनसे ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्वराजिस्ट के कुछ फायदे भी हुए काउंसिल एंट्री के, लेकिन कुछ नुकसान भी हो गए। फाइनली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1930 के अंदर जो है स्वराजिस्ट काउंसिल के अंदर जो बैठे हैं उनको छोड़ के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 1930 के अंदर कांग्रेस का एक हिस्टोरिक सेशन होता है, दैट इज द लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, 1929 का है स्टूडेंट्स ये सेशन। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है इसका गोल बना लेते हैं अब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और इसी के तहत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात करी जाती है। तो इन दोनों बातों की वजह से स्वराजिस्ट जो है फाइनली काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं और दोबारा से मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने कौन सा टाइम पीरियड कवर किया है। हमने 1919 से लेके 1930 तक में आईएनसी गांधी ये सब लोग क्या कर रहे हैं इसका डिस्कशन किया है। इसके तहत हमने देखा कैसे नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत एजिटेशन होती है। फिर हम देखते हैं कि 1922 में गांधी अरेस्ट हो जाते हैं और 1923 और 1926 में होते हैं काउंसिल इलेक्शंस, जिसके अंदर स्वराजिस्ट जो कि चाहते हैं कि भाई काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए वो सरकार बनाते हैं। लेकिन इस बीच में हम देखते हैं स्वराजिस्ट की मुस्लिम लीडर्स से लड़ाई होने लगती है और कम्युनल लाइंस के ऊपर हमारा झगड़ा होने लगता है। मीनवाइल जो हमारे पास नो चेंजर्स बैठे हैं वो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जा सके। तो ये स्टूडेंट्स हमारे इस लेक्चर का क्विक रिकैप था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिविल डिसोबीडियंस से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग 1920s के अंदर महात्मा गांधी के अलावा जो और आइडियोलॉजीज फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट कर रही हैं, जैसे कि सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज हो गया और हमारे पास में जो राइज ऑफ लेफ्ट हो गया, इन सब का डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम अपने सिविल डिसोबीडियंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much again.